गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए फिर से NCERT 4 बैच की क्लास लेकर। कल शाम को क्लास हुई थी, लेकिन यह क्लास सुबह 8 बजे से चलती है। आज प्रयास करेंगे कि क्लास को 1.5 घंटे लिया जाए, 1.5 आवर लिया जाए। क्योंकि इकोनॉमी की क्लास ख़त्म हो गई है, इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं आज से। वैसे प्रत्येक दिन चाहेंगे कि 1.5 घंटे की क्लास हो और फिर आप बारी बारी से सभी सब्जेक्ट समाप्त कर सकें। केवल इतिहास और ज्योग्राफी में ही थोड़ी दिक्कत बची हुई है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को, कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले मिनट में वही चैट करेंगे, बाकी तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा कि क्लास को आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जो बच्चे बाद में भी एडमिशन लेते हैं, चूँकि यह एक बेसिक कोर्स है जो हमेशा यह वैलिड ही रहेगा, साल भर के लिए वैलिड होता है। जब से आप परचेज करते हैं अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आप कितना इसका फ़ायदा उठा पाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। सब कुछ आप समझेंगे तभी कोर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, शुरुआत करें। मुझे लगता है कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। आज कितने बजे तक? 1.5 घंटे तक क्लास लेंगे। शुरुआत में ही मैंने कहा था 1.5 घंटे तक क्लास रहेंगे और चलता रहता है वो सब। टुनटुन जी, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब चलता रहता है। जब तक कि परेशानी इतनी ना हो जाए कि खड़ा ना हो पाए, तब तक ये सब कोई परेशानी है ही नहीं। जीवन में ये सब बातें आती जाती रहती है, उसके लिए रुकना नहीं चाहिए। किस चैप्टर की बात हो रही थी? उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए जो संघर्ष है, पार्ट 2 की बात हो रही थी। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष पार्ट 2, जिसका बेसिक मोटिव है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जब हुई है तब से देखेंगे। कल एक बच्चे ने सवाल किया था, मतलब कभी कभी बच्चे भी बड़े विचित्र होते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 55 तक, यहाँ NCERT में देखेंगे 55 लिखा है। अगर वहाँ 56 ही लिखा गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे क्या अंतर पड़ता है? 55 या 56 में क्या अंतर पड़ेगा? एक साल से कोई फ़र्क तो ऐसा है नहीं। हाँ, 1555 टू 1556 ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। NCERT में 55 लिखा है तो 55 लिखिए, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सब कुछ छोड़ करके सिर्फ वही ध्यान देना, इसका मतलब है कि भटकाव के शिकार है। चैप्टर 12 है और क्लास 11 ओल्ड NCERT को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज लेंगे वह लेंगे बाबर की भारत विजय। भारत विजय यानी बाबर भारत की तरफ कैसे आता है। कल हम लोगों ने पृष्ठभूमि देखने की कोशिश की थी कि बाबर भारत की तरफ क्यों आना चाहता है। कुछ आने के और भी कारण हैं, उसको भी क्रमबद्धता से देखेंगे, लेकिन पहले वहाँ से पिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे 1498 में उसके समक्ष ये समस्या हो गई कि जिस छोटे से क्षेत्र से वह बिलोंग करता था, वहाँ से उसका खर्चा वगैरह बिल्कुल नहीं निकल रहा है। वह चाह रहा था कि समरकंद तक अपने अधिकार को विस्तारित करें, ताकि प्रभाव क्षेत्र का भी विस्तार हो और संसाधन भी बढ़े। लेकिन यहाँ पर उसके चाचा का शासन था, बाबर के चाचा का शासन था। तो जैसे ही बाबर ने चढ़ाई करने की कोशिश की, उसके चाचा ने सैवानी खान जो उज्बेक था उसकी सेवा ले ली। तो सैवानी खान उज्बेक बहुत ही पावरफुल शासक था और उसने फिर बाबर को कई बार कई चरणों में पराजित किया। जैसे ही बाबर समरकंद की तरफ जाए, उसको फिर से सैवानी खान उज्बेक के द्वारा ही पराजित कर दिया जाए। एक बड़ी लंबी कहानी इसमें रही है, तो इस लंबी कहानी में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। सीधे सीधे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ हम क्या देखेंगे कि लगभग 1504 में हमने क्या देखा कि बाबर को लगातार यहाँ पर बाबर को लगातार सैवानी खान से पराजय झेलनी पड़ी। बाबर को लगातार सैवानी खान से, या सैवानी खान उज्बेक कर दीजिए, खान उज्बेक से पराजय झेलनी पड़ी, पराजय झेलनी पड़ी। अतः हम क्या देखते हैं? झेलनी पड़ी। अतः उसने नीचे नीचे काबुल की तरफ प्रसार करना उचित समझा। काबुल की तरफ प्रसार करना उचित समझा, उचित समझा। इसे लगातार यहां पर जैसे ही यह जा रहा है
आक्रमण करने के लिए, समरकंद को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, वैसे ही उसे पराजय का सामना करना पड़ रहा है। बाबर को लगातार सैबानी खान उज्बेक से पराजय झेलनी पड़ी, अतः उसने नीचे काबुल की तरफ प्रसार करना उचित समझा। अगर बात करें कि समरकंद है कहाँ और काबुल कहाँ है, तो जरा इस मैप के ऊपर आप देख सकते हैं, कल भी मैंने ये मैप दिखाया था। तो ये मैप है, आप यहाँ पर देखेंगे समरकंद है जो उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है, लेकिन समरकंद, फरगना से समरकंद जाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे ये समरकंद पर कब्जा करना चाहे, सैबानी खान उज्बेक इसको कई चरणों में हरा चुका था। अब इसके पास कोई उपाय नहीं था कि यहाँ पर टिके, और वहां से वह नीचे उतरते हुए, बल्ख होते हुए कहाँ चला आता है, काबुल आ जाता है। काबुल कहाँ है वर्तमान में, अफगानिस्तान है। एक क्षेत्र का नाम है बल्ख। बल्ख होते हुए वह कहाँ चला है, काबुल चला आया। काबुल अफगानिस्तान में है, वहां कबायली शासन व्यवस्था थी। वहां पर इसने एक वैवाहिक संबंध स्थापित करके काबुल पर अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया। अब कहाँ चला है, समरकंद इसका एक तरह से सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब काफी नीचे ये आ चुका है, और यहां से आगे बढ़ते हुए कहाँ आ जाएगा, वो कांधार, गजनी है और कांधार आ जाएगा। ये क्षेत्र यह अपना ऑक्युपाइड करने की कोशिश करेगा, यही यहां लिखने की कोशिश की जा रही है। तो क्या देखा हमने कि तरफ प्रसार करना उचित समझा, क्योंकि आगे बढ़ना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। आगे हम क्या देखते हैं कि यहां पर 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में यह काबुल को जीत लेता है। 1504 ईस्वी में क्या होता है, काबुल की विजय कर ली। काबुल की विजय की, यानी काबुल पर अपने अधिकार को स्थापित कर लिया 1504 ईस्वी में। और फिर यहां से आगे चल करके हम क्या देखते हैं, यहां पर विजय हासिल की। यहीं से उसने फिर से अपने पैतृक क्षेत्र फरगना तथा समरकंद को प्राप्त करना चाहा। समरकंद को प्राप्त करने की कोशिश की। इसी क्रम में उसने क्या किया, इसी क्रम में उसने सफवी शासक की मदद ले ली। सफवी शासक कहां पर है, सफवी शासक ईरान में। ईरान की मदद ली। समरकंद पर उसका अधिकार हो भी गया, लेकिन जल्द ही उज्बेकों ने फिर से उसे वहां से हटा दिया। उसका अधिकार हो भी गया, लेकिन जल्द ही क्या हो जाएगा, जल्द ही उज्बेकों ने फिर से समरकंद जीत लिया। फिर से उज्बेकों ने समरकंद जीत लिया। इसी बीच में जो इस्माइल थे, शाह थे, ईरान के शाह या सफवी शाह थे, वो भी पराजित हो जाते हैं। इसी मध्य क्या होता है, इसी मध्य सफवी शासक उस ओटोमन सुल्तान के, ओटोमन शासक के हाथों पराजित होकर मारा भी गया। ओटोमन शासक के हाथों पराजित होकर मारा गया। अब जरा कहानी समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कहानी ही है, वैसे तो मैं बस सुना देता तो काम आपका चल जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि आपके पास रहना चाहिए। 1504 ईस्वी में काबुल को यह जीत लेता है। यहीं से उसने फिर से अपने पैतृक क्षेत्र फरगना और समरकंद को प्राप्त करने की कोशिश की। इसी क्रम में उसने सफवी शासक की मदद ली। समरकंद पर उसका अधिकार हो भी गया, लेकिन जल्द ही उज्बेकों ने फिर से समरकंद को जीत लिया। इसी मध्य सफवी शासक ओटोमन शासक के हाथों पराजित होकर के मारा भी जाता है, यानी बहुत अधिक दिन तक वो सरवाइव नहीं कर सका। अब फिर से बाबर अकेला हो गया। हुआ क्या कि काबुल में आकर के स्थापित हो जाता है, लेकिन याद उसको अपने पैतृक प्रदेश की आ रही है।
कि भाई उसको कैसे छोड़ें। तो इस क्रम में उसने ईरान के शासक, जिसको हम सफवी शासक कहते हैं, उसकी मदद ले ली। और ईरान का शासक चूंकि प्रभावी था, उसने सैवानी खान को पराजित करके फरगना और समरकंद पर इसका अधिकार दे दिया। लेकिन एक शर्त रख दी, कहा कि भाई आपको हमारे अंडर काम करना पड़ेगा। और वो एक तरह से ईरानी सुल्तान या ईरानी शासक के जो अधिकारी वगैरह थे, सेनानायक थे, वो एक तरह से मालिक जैसा व्यवहार करते थे, क्योंकि उसको पता था कि बाबर खुद तो जीत नहीं पाएगा, मेरे बल पर जीता हुआ है। तो ऐसा उदंडतापूर्ण व्यवहार करता था कि बाबर को वह भी सहन नहीं होता था। इनफैक्ट फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उज्बेक एक बार पराजित तो हो गए थे, लेकिन फिर तुरंत उसने अपनी शक्ति एकत्र की और बाबर को वहां से फिर से खदेड़ दिया। और तब तक ईरान के शासक भी मारे गए। अब बाबर के लिए मजबूरी हो गई कि वह फिर जहां था वहीं आ जाए, फिर जहां था वहीं आ जाए। कहां आ जाए? काबुल आ जाए। काबुल तक तो उसका सैवानी खान की पहुंच नहीं बनेगी, इसलिए फिर से यहां पर काबुल वो आना उसकी मजबूरी हो गई। ठीक है, हमने क्या देखा कि शासक के हाथों पराजित हो गया। उपरोक्त सभी घटनाक्रम ने यह स्थापित कर दिया कि मध्य एशिया में बाबर का भविष्य नहीं है। कर दिया कि मध्य एशिया में बाबर का भविष्य नहीं है, नहीं है। अतः बाबर ने कहां देखा? बाबर ने भारत की तरफ देखा। इस क्रम में हम एक फैक्ट्स ले सकते हैं कि बाबर के द्वारा विजय के कारण बाबर के द्वारा भारत विजय के कारण क्या रहे? भारत विजय के क्या कारण है? बाबर के द्वारा भारत विजय के क्या कारण रहे? चूंकि अब बार बार वो मध्य एशिया में पराजित हो रहा है, बार बार वो फेल कर रहा है, तो उसने सोचा भाई अब मध्य एशिया जाना ठीक नहीं रहेगा, अच्छा है कि हम उस रास्ते को फॉलो करें जैसा कि हमारे परदादा जी ने किया था। तैमूर भारत की तरफ आया था और यहाँ से बड़े पैमाने पर संसाधन को लूट करके लिया था और बहुत दिनों तक पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण भी स्थापित करके रखा था। उसने सोचा कि मेरे ही दादाजी तैमूर थे और उसने पंजाब क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था, तो क्यों न चले पंजाब पर ही अधिकार कर ले। अधिक से अधिक पहले यही सोचा उसने, पंजाब तक ले लेते हैं, पंजाब वैसे ही उपजाऊ क्षेत्र है, तो काबुल से लेकर के अगर पंजाब तक क्षेत्र का विस्तार कर लेते हैं तो एक तरह से बिना किसी बाधा के, चूंकि यहाँ कोई मजबूत शासक था नहीं, बिना किसी बाधा के हम शासन कर पाएंगे, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर के बाबर भारत की तरफ आता है, या यूं कहें कि भारत आना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मध्य एशिया में इसका भविष्य नहीं। कुछ और कारण यहां पर हम गिना सकते हैं। जैसे कारण के तौर पर गिनाएं तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि भारत की समृद्धि, पहला देखेंगे कि भारत की समृद्धि बाबर को अन्य आक्रमणकारियों की तरह आकर्षित कर रही थी। आकर्षित कर रही थी। जो भारत के बारे में सुना गया था कि भारत एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, अन्य आक्रमणकारियों ने बार बार भारत से धन लूटने के लिए आक्रमण किया था, तो बाबर को भी लगा कि चलो कम से कम इस क्षेत्र से हम बहुत बड़े पैमाने पर धन तो प्राप्त कर ही सकते हैं, इसलिए उसने भारत की तरफ आक्रमण करना सोचा। पहला उद्देश्य धार्मिक नहीं, आर्थिक ही होता है किसी भी जीवन का। भारत की समृद्धि बाबर को अन्य आक्रमणकारियों की तरह आकर्षित कर रही थी, क्योंकि बाबर को लगता था कि वह बेहतर यहाँ से संसाधन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जहाँ काबुल में था, काबुल में उतनी समृद्धि नहीं थी। वहाँ से जितने संसाधन उसे प्राप्त हो रहे थे टैक्स के रूप में, उससे तो वेतन भुगतान भी मुश्किल था, अपना रहन सहन का खर्चा भी निकालना मुश्किल था।
और बाबर को देखिएगा बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि अब राजा भी है, भले छोटा राजा है, लेकिन उसके जो अनुचर हैं उनको तो भाई वेतन भत्ते देने पड़ेंगे, खाने वाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, इतने संसाधन थे नहीं, तो मजबूरी भी कहें कि वह भारत से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाहता था। दूसरा था तैमूर के उत्तराधिकारी होने के नाते वह भारतीय प्रदेश पर दावा करता था। भारतीय प्रदेश, खासकर पंजाब पर अपना दावा कर रहा था। भारतीय प्रदेश पंजाब पर वह क्या कर रहा था? दावा कर रहा था। खासकर पंजाब पर अपना दावा प्रस्तुत करना चाहता था, अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था। कहने का संदर्भ है कहने का संदर्भ है कि उसके दादाजी ने, तैमूर ने भारत पर विजय प्राप्त की थी और तैमूर का उत्तराधिकारी अब बाबर है। तो बाबर कहता है कि जब मेरे दादाजी ने जिस क्षेत्र को जीता उस क्षेत्र पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए। एक कारण यह भी इसका हो जाता है कि यह चाहता है कि आगे बढ़े। तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर वह उज्बेकों से सुरक्षित भी रहना चाहता था। वह क्या होगा? उज्बेकों से सुरक्षित दूरी चाहता था, सुरक्षित दूरी रखना चाहता था, क्योंकि उज्बेक वहां पर लगातार आक्रमण करता रहता था। फिर आप देखेंगे चौथा जो होगा, पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक विखंडन की स्थिति थी। राजनीतिक विखंडन की स्थिति थी, यानी यहां पर शासक बड़े कमजोर थे। तो शासक जब कमजोर होगा तो उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना सरल हो जाए। बाबर के द्वारा भारत विजय के क्या कारण हो सकते हैं कि भारत की समृद्धि बाबर को अन्य आक्रमणकारियों की तरफ आकर्षित कर रही थी। यहां और लिख सकते हैं, काबुल से पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही थी, यह भी लिख सकते हैं। काबुल से पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही थी। तैमूर के उत्तराधिकारी होने के नाते वह भारतीय प्रदेश, खास करके पंजाब पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था। वह उज्बेकों से सुरक्षित दूरी रखना चाहता था और पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक विखंडन की स्थिति भी थी। अगर राजनीतिक विखंडन की स्थिति होगी, यानी कमजोर शासन होगा, तो उस पर हमला करना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, आसान रहेगा। और नाम की चर्चा यहां पर नहीं है। देखिए, सभी शासक तो होंगे, लेकिन एनसीईआरटी की एक खासियत, यहां पर बेसिकली क्या किया गया है, एनसीईआरटी इसीलिए हम लोग पढ़ने के लिए रिकमेंड करते हैं, या हर टीचर रिकमेंड करते हैं, कि इसकी खासियत यहां पर फैक्ट्स के जाल में आपको नहीं फंसाया है और कॉन्सेप्ट इतना दिया गया है कि जो एडवांस लेवल पर भी जाएंगे तो आपको काम दिया जाएगा। जैसे ये बोर्ड आप पढ़ रहे हैं ना, इससे अधिक आपको किसी भी चरण में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट्स एडिशनल हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कमोबेश इतना ही रहता है। इतना अगर आप समझ लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको 70 to 80% तैयारी आपकी यही हो जानी। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया है। अगर ये बातें समझ लेते हैं तो आगे चल करके आप केवल आपको कुछ फैक्ट्स रटना पड़ेगा। एनसीईआरटी फैक्ट्स से नहीं चलता है। शुरुआत में जब एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आया था ना, तो टीचर भी नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे, क्योंकि वो समझते थे कि एनसीईआरटी का मतलब है स्कूल की किताब है, क्या होगा, छोटा छोटा फैक्ट्स होगा। और एनसीईआरटी पढ़ाने के नाम पर जीके पढ़ा के चले जाते थे। आप देखेंगे बाजार में मैंने मना किया है कि आपको बुक मत खरीदिएगा। एनसीईआरटी सार करके बहुत सारी बुक्स निकलती है मार्केट में। आप देखेंगे, अगर जो बच्चे जागरूक होंगे, मार्केट में बड़े बड़े पब्लिकेशन के द्वारा एनसीईआरटी सार नाम से किताबें निकाली गई है, जिसमें सभी एनसीईआरटी का सार कहता है कि वह देते हैं, लेकिन असल में वह एक जीके की किताब है। इसलिए मैं बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप एनसीईआरटी को उस टाइप से गाइड के माध्यम से मत पढ़िए। अगर पढ़ना है तो इस टाइप से पढ़िए, नहीं तो फिर मत पढ़िए, तब आप एडवांस लेवल पर ही चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं पर स्पष्ट किया ही नहीं गया। आप समझो, इतना टाइम देंगे
देने के बाद जाकर के कॉन्सेप्ट स्थापित हो रहा है, तो किसी गाइड को पढ़ने से कॉन्सेप्ट कहाँ स्थापित हो जाएगा? कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैं जो आपको पेन लेने के लिए कहता हूँ, दर्द लेने के लिए कहता हूँ कि भाई कुछ दिन तक पढ़ लो मन लगा करके, आगे का रास्ता फिर आसान हो जाएगा और कठिनाई तो होगी ही होगी। तो हमने क्या देखा, पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक विखंडन की स्थिति थी। कैसे यहाँ पर राजनीतिक विखंडन की स्थिति थी, या कहेंगे क्या राजनीतिक विखंडन था जरा, या कैसी ये क्या राजनीतिक विखंडन था या राजनीतिक स्थिति थी? क्या राजनीतिक स्थिति थी, जरा देख लेते हैं। दिल्ली सुल्तान में हम क्या देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान इस समय कौन था? सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था, लेकिन वह सर्वमान्य सुल्तान नहीं, लेकिन वह सर्वमान्य सुल्तान नहीं था, सुल्तान नहीं था। उसके भाई बंधु उसे चुनौती दे रहे थे, उसके भाई बंधु चुनौती दे रहे थे, भाई बंधु चुनौती दे रहे थे। इसी क्रम में पंजाब क्षेत्र का नियंत्रण, पंजाब क्षेत्र का व्यावहारिक नियंत्रण किसके पास आ गया था? व्यावहारिक नियंत्रण जो था, देखिए होता क्या है कि सुल्तान बना इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी तो एक बहुत ही मजबूत शासक था, उसके समय तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही सिकंदर लोदी बना बहुत ही बालक टाइप का था, यानी 20-25 साल का बालक था जब उसको सत्ता मिली, और उसमें योग्यता का अभाव था, थोड़ा सा अकड़ूपन हुआ करता है, जिससे कि हम किसी पर विश्वास ना करें, गर्व से रहे, घमंडी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी शासक अच्छा नहीं बन सकता है। तो जैसे ही इब्राहिम लोदी शासक बना, चूंकि योग्यता नहीं थी उसमें शासक बनने की, फिर भी वह बन जाता है, तो उसके जो अन्य भाई बंधु थे, चचेरे ममेरे फुफेरे और अपने भाई थे, सबने विद्रोह की स्थिति खड़ा कर दी। और पंजाब के क्षेत्र में देखेंगे, जो आप पंजाब का एरिया देखते हैं, जहां से कि बाबर को यहां पर एंट्री करना है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर पंजाब के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण है, वहां पर क्या लिखेंगे, पंजाब क्षेत्र का, इसी पंजाब क्षेत्र का व्यावहारिक, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, लेकिन वह सर्वमान्य सुल्तान नहीं था, उसके भाई बंधु चुनौती दे रहे थे। इसी पंजाब क्षेत्र का व्यावहारिक विभाजन उसके भाई दौलत खां लोदी के मध्य हो चुका, दौलत खां लोदी के मध्य हो चुका था। यानी पंजाब पर नियंत्रण इब्राहिम लोदी का नहीं था, बल्कि दौलत खां लोदी का था। इसने लोदी के दरबार में, या इब्राहिम लोदी के पास अपने पुत्र को भेजा था, के पास अपने पुत्र दिलावर खां लोदी को भेजा था। इब्राहिम लोदी के पास अपने पुत्र, अपने बेटे दिलावर खां को भेजा था, तथापि वह व्यवहारिक रूप से पंजाब में स्वतंत्र था। व्यवहारिक रूप से पंजाब में स्वतंत्र था। दूसरा हम क्या देखते हैं कि बिहार तथा बंगाल का क्षेत्र भी स्वतंत्र था। बिहार तथा बंगाल का क्षेत्र भी सल्तनत से अलग ही था, सल्तनत से पृथक था। यानी बिहार और बंगाल क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव नहीं रह गया था। बंगाल में तो जानते ही हैं बहुत पहले से नहीं था। बिहार तथा बंगाल का क्षेत्र भी सल्तनत से पृथक था। का क्षेत्र भी क्या था, सल्तनत से पृथक था, अलग था। तो हम देखते हैं कि दिल्ली का सुल्तान अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, बहुत यहां पर मौजूद, बहुत आगे, बहुत प्रभावी नहीं था।
ठीक, स्कूली किताब ही पढ़ा रहे हैं छवि गिरी। ये जो पढ़ाने का तरीका है ना, चूंकि मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं, ये तो मैं स्कूल की किताब ही पढ़ा रहा हूं ना। 12वीं क्लास का एनसीईआरटी, 11वीं क्लास का एनसीईआरटी है। मैंने अलग से एक भी लाइन आपको नहीं दिया। जो भी बातें कराई जा रही है सभी स्कूल की किताबों के आधार पर ही कराई जा रही है। जो 11वीं क्लास का है, जो नया एनसीईआरटी है, उसमें बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया है, जिसमें मुगल काल भी शामिल है। वहां आप नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं एनसीईआरटी को, मैंने नए एनसीईआरटी को आधार बना लिया होता तो फिर आपको ये सब नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन दिक्कत क्या है, सिविल सेवा में तो नहीं हटा है, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां तो नहीं हटा है। एनसीईआरटी हटने से तो फिर एनसीईआरटी पढ़ाने का फायदा क्या होगा जब हम अधूरे तरीके से पढ़ा के चले जाएंगे। यही कारण है कि मेरे साथ मैं चूंकि कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बेसिक नेचर में वह शामिल नहीं है कि मैं कुछ भी गोल मोल करा करके आपको चला जाऊं, इसलिए टाइम थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो मेरा उद्देश्य तो यही होगा ना। जब मैं कहता हूं कि आप खुद अपना ईमानदारी बरतें, मैं अपनी ईमानदारी बरतूं, इसका उद्देश्य यही होता है कि आपको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करूं और मैं भी कटौती ना करूं। बिहार तथा बंगाल का क्षेत्र भी सल्तनत से पृथक था। इसी अवसर पर और एक और देखते हैं, राजपूताना क्षेत्र में राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी को चुनौती दे रहा था। कुल मिलाकर के इब्राहिम लोदी एक तरह से केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का शासक होकर रह गया था। बहुत प्रभावी शासक नहीं बन पा रहा था, क्योंकि बहुत अधिक इसे चारों तरफ के से विद्रोह का यहां पर सामना करना पड़ता था। हाँ, राजा बनने के लिए कोई आयु नहीं होती है, राजा और रिटायरमेंट की भी कोई आयु नहीं होती है। राजपूताना क्षेत्र में राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी को चुनौती दे रहा था। तो आपने देखा कि जो इब्राहिम लोदी मुख्यतः दिल्ली का सुल्तान था, वो असल में बहुत प्रभावी नहीं था। पंजाब उससे पृथक है, बिहार पृथक है, बंगाल पृथक है, और बगल में, दिल्ली के बगल में ही राजपूताना का क्षेत्र है, वह भी अलग है। तो फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत मुश्किलें यहाँ पर रहेंगी इसके लिए। अब देखते हैं भारत की तरफ प्रसार, बाबर का भारत की तरफ प्रसार यहाँ पर कैसे होता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, बाबर ने सबसे पहले आप देखेंगे 1518-19 में इसने क्या किया, पंजाब के महत्वपूर्ण किले, पंजाब की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भीरा के किले पर अधिकार कर लिया। भीरा के किले पर अधिकार कर लिया। पंजाब की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था भीरा का किला। एक जगह का नाम है भीरा, पंजाब में है। भीरा के किले पर उसने अधिकार कर लिया। टेस्ट लेना चाहता था कि देखें यहाँ का शासक कितना प्रतिरोध करता है। टेस्टिंग के लिए उसने भीरा के किले पर एक अधिकार कर लिया, और यहीं से वह भारत की विजय का सपना भी देखने लगता है। ठीक है, क्या देखते हैं आगे हम देखते हैं कि भीरा के किले पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम लोदी को पत्र लिखकर मांग की कि वह पंजाब खाली कर दे। वह उसके पूर्वजों के क्षेत्र पंजाब को खाली करे। अब देखिए जबरदस्ती वाली बात है, पंजाब को खाली करे। कहा कि भैया इब्राहिम लोदी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप पंजाब को खाली कर दो स्वेच्छा से, इसलिए
यह मेरे दादाजी का क्षेत्र रहा था, मेरे दादाजी की टेरिटरी रही थी, अच्छा होगा कि पंजाब आप खाली कर दें। लेकिन इब्राहिम लोदी को तो वह उलझाना चाहता था, क्योंकि पंजाब पर व्यवहारिक नियंत्रण इब्राहिम लोदी का था ही नहीं, वहां तो दौलत खान लोदी बैठा हुआ था। तो दौलत खान लोदी ने उसे कहा कि रुको रुको भाई, मैं हूं यहां पर, आप चिंता मत करो। कहाँ इब्राहिम लोदी को आप चिट्ठी पत्री लगा रहे हो, मैं ही वहां पर प्रभारी मैं ही हूं, तो आप मुझसे ही बात करो। कहा चलो ठीक है, तुमसे बात करते हैं। और बाबर ने कहा कि भाई पंजाब तो मेरा है, तो मुझे देना पड़ेगा, युद्ध करके दो या अपने आप दे दो। दौलत खान लोदी ने कहा कि युद्ध किस बात का करना, भाई आपका पंजाब है तो आप ले जाओ, लेकिन मैं यहां पर आपके बदले शासन करता रहूंगा, आप चिंता मत करना, आपको टैक्स वैक्स मिलता रहेगा। तो दौलत खान लोदी चूंकि सुल्तान बनने की काबिलियत रखता था और वो बनना भी चाहता था, तो उसने सोचा बाबर से उलझने का कोई मतलब नहीं है, अगर पंजाब चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सुल्तान बनना है। और उसने यह अपेक्षा रखी कि अगर हम बाबर को सहायता कर देते हैं तो बाबर हमें सुल्तान बनने में मदद कर देगा, इसलिए उसने बाबर से एक समझौता कर लिया। तो देखा जाए तो बेसिकली बहुत दिक्कत नहीं हुई पंजाब तक आने में बाबर को। जब मैं पंजाब की बात करता हूं तो आप ये मत समझिएगा कि जो भारत का पंजाब है वह, पंजाब का मैप खुलता है आपके दिमाग में, अगर आप, जैसे मैं पंजाब की बात करता हूं और पंजाब का राज्य नाम आपने सुना होगा, क्या मैप खुलता है कि पंजाब आप जहां पर बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, तो वहां से आपके दिमाग में एक मैप खुलना चाहिए कि अच्छा यहां से पंजाब इस तरफ, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। ये बातें अपने आप खुलनी चाहिए, क्योंकि ये हम कैसे बार बार आपको बता पाएंगे, ये तो व्यवहारिक कठिनाई हो जाती है। बहरहाल दौलत खान लोदी ने एक अस्पष्ट सा समझौता कर लिया कि भाई तुम पंजाब रहने दो, क्यों यहां मारकाट मचाओगे, मैं तुम्हें यहां से टैक्स दिया करूंगा, आप जाओ आराम से काबुल आबुल में अपना शासन करो, यहां आपको रहने की जरूरत नहीं। लेकिन वह भी चालाक था, उसको तो दिल्ली का सुल्तान बनना था। उसने बाबर को एक तरह से वहां से टाल दिया, और फिर जैसे ही बाबर वापस जाता है फिर सब पर कब्जा कर लिया, भीरा उरा किला सब छीन लिया। तो बाबर को फिर आ गया गुस्सा, तो बाबर क्या करेगा, फिर दौलत खान लोदी से लड़ने के लिए फिर आ जाएगा। इस तरह से बहुत दिनों तक ये समस्या चलती रहती है। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहे हैं प्रिंस जी, पाकिस्तान में भी है। इब्राहिम का भाई था, हाँ बिल्कुल मानसी, भाई था उसका। कहानी सुनिएगा, कहानी सुनेंगे तो फिर आपको याद रहेगा। ठीक है, हमने क्या देखा यहां पर कि पंजाब को खाली करे। हालांकि दौलत खान लोदी ने उसे क्या किया, ने बाबर से समझौता कर लिया, बाबर से समझौता कर लिया। लेकिन जैसे ही बाबर काबुल की तरफ जाता है, बाबर काबुल की तरफ गया, या काबुल गया, सीधे लिख सकते हैं, गया, उसने पंजाब पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया, पंजाब पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया, फिर से पंजाब का नियंत्रण हासिल कर लिया। अब बाबर को बढ़ा गया गुस्सा। फिर बाबर क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में बाबर क्या होता है, बाबर ने फिर से सिंधु नदी पार किया, सिंधु नदी पार कर सियालकोट पंजाब में है, सियालकोट पर अधिकार कर लिया। अब वह पीछे मुड़ने के लिए नहीं जा रहा था, अधिकार कर लिया। जो सियालकोट एक बड़ा शहर था, वहां पर उसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ऐसी परिस्थिति में बाबर ने फिर से सिंधु नदी को पार किया, दोबारा फिर उसको आना पड़ा। और यहां पर हमने क्या देखा, सियालकोट तक अधिकार कर लिया। इसी समय हम क्या देखते हैं, सियालकोट तक अधिकार कर लिया, भीरा के किले पर फिर से कब्जा कर लिया। अब दौलत खान लोदी फिर से प्रॉब्लम में आ गया। देखिए, चापलूस लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, सभी व्यक्ति को। जो आपको झूठा आश्वासन देना, उनसे तो आपको बच के रहना चाहिए। दौलत खान लोदी भी अपनी वीरता पर भरोसा नहीं करता था। अगर दौलत खान लोदी बाबर से युद्ध ही कर लेता तो क्या दिक्कत थी,
या तो जीवित रहते या मर जाते, लेकिन कम से कम अपने क्षेत्र का निष्कंटक स्वामी तो बन ही जाते। दौलत खान लोधी ने एक बीच का रास्ता अपनाया। आप लोगों को भी लगता है ना कभी कभी कि आसान रास्ता तलाश लें, कठिन श्रम से बचने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि कठिन श्रम से बचा जाए। दौलत खान लोधी के अधीन पंजाब का पूरा क्षेत्र हुआ करता था। संसाधन इतने थे कि बाबर जैसे लोगों को तो वह रोक ही सकता था, लेकिन उसने सरेंडर करना उचित समझा। और फिर से जैसे ही बाबर लौट के आता है, फिर तो उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। उसने कहा अरे भाई फिर कहाँ आ गया, अब क्या करे, क्योंकि एक बार तो वह दिखा चुका था कि भाई मैं आपका हितैषी नहीं हूँ। बाबर जैसे ही वापस गया था फिर उसने कब्जा कर लिया था। अब बाबर उस पर कैसे विश्वास करे। तो बाबर के लिए एक प्रस्ताव उसने दिया। इसका बेटा था दिलावर खान लोधी। उसने एक प्रस्ताव दिया कि सर कहाँ पंजाब पंजाब खेल रहे हैं, चलिए ना दिल्ली में चलते हैं, दिल्ली पर अधिकार करेंगे, आपको पंजाब में दे दूंगा, मैं दिल्ली का सुल्तान बन जाऊंगा। कहाँ आप पंजाब पंजाब खेल रहे हैं, चलिए दिल्ली चलते हैं। इसीलिए बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करना पड़ा, जबकि बाबर श्योर नहीं था उस समय कि दिल्ली पर आक्रमण किया ही जा सकता था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा था। अब आपको लगता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में दिल्ली सल्तनत छोटा है, लेकिन बाबर जो एक राज्य पर, एक शहर पर केवल शासन करने वाला शासक था, केवल काबुल के आसपास का वह शासक था, उसको तो दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा नजर आएगा ना। उसको लगता था कि दिल्ली सल्तनत में बहुत सेना है, माना भी जाता है कि 2 लाख से अधिक तो सैनिक उसी युद्ध में थे, बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे हाथी थे। माना जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास प्रशिक्षित हाथियों की बड़ी फौज हुआ करती थी। उससे लड़ाई करने की क्षमता बाबर की तो बिल्कुल नहीं थी। अगर इब्राहिम लोदी को कोई दगा नहीं देता, दगाबाजी नहीं करता, और इब्राहिम लोदी खुद कुशल योद्धा होता, बाबर एक कुशल योद्धा था क्योंकि जीवन भर उसने लड़ाई ही लड़ी थी, तो वह एक मजबूत योद्धा था। और इब्राहिम लोदी गमले का पौधा था। गमले का पौधा समझते हैं? मेरे भी पिताजी, मैं भी अब बड़ा हो गया, लेकिन मेरे भी पिताजी शुरुआत से मुझे भी कोसते रहते थे गमले का पौधा। गमले का पौधा क्या है कि सारे संसाधन वो खुद ला के देते थे और मैं भैया बस ऐश मौज करता था। तो दुनियादारी का पता नहीं जिस बच्चे को होता है, जो खुद संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ता है, उसी को गमले का पौधा, उसमें तो बड़ा बुरा लगता था जब मेरे जैसे व्यक्ति को आप देख रहे हैं जो हार्ड वर्क करने वाला है, उसको गमले का पौधा कहे, तो पिताजी की तो अपनी फितरत होती है। तो इब्राहिम लोदी गमले का पौधा, उसको तो बना बनाया साम्राज्य मिला था और बाबर युद्ध करके आगे बढ़ा था, तो दोनों की क्षमता में फर्क आएगा। हमने क्या देखा, ऐसी परिस्थिति में बाबर ने फिर से सिंधु नदी पार कर सियालकोट पर अधिकार कर लिया, भीरा के किले पर फिर से कब्जा कर लिया। इसी समय क्या होता है, इसी समय दिलावर खान लोदी ने, दिलावर खान लोदी कौन है? दिलावर खान लोदी है दौलत लोदी का पुत्र। दौलत खान लोदी का पुत्र था, यानी इसका भतीजा था इब्राहिम लोदी का पुत्र। दिलावर लोदी ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने की सलाह दी, दिल्ली पर आक्रमण करने की सलाह दी, आक्रमण करने की सलाह दी, इस सलाह में राणा सांगा की भी सहमति थी, राणा सांगा की भी सहमति थी, जो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहता था, जो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहता था और खास करके आगरा वगैरह के क्षेत्र पर अपना विस्तार करना चाहता था। ठीक है, इसी समय दिलावर खान लोदी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने की सलाह दी। इस सलाह में राणा सांगा की भी थोड़ी सी सहमति थी, जो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहता था। हुआ क्या, देखिए कि आप देखते हैं दिल्ली प्रमुख केंद्र रहा है शासन का, लेकिन सिकंदर लोदी ने एक नया काम किया। सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का शासक था दूसरा, उसने एक नया काम किया था कि 1506 ईस्वी में आगरा नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो आगरा नामक नए नगर की स्थापना से राणा सांगा को क्या दिक्कत थी? तो राणा सांगा को परेशानी ये थी कि आगरा का जो नगर देखेंगे वो राजस्थान से निकट है,
यानी राजस्थान के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगरा नगर का होना बड़ा जरूरी था, यानी ऐसे एक शासन केंद्र का होना जरूरी था। जबकि राणा सांगा खुद ही दिल्ली की तरफ आना चाहता था। घटोली की लड़ाई में उसने हरा भी दिया था इब्राहिम लोदी को। उसको लग रहा था कि क्यों ना दिल्ली पर मैं ही अधिकार कर लूं। ऐसे में जब बाबर भारत आ रहा था और बार बार वह यह मांग कर रहा था बाबर कि भैया मुझे पंजाब चाहिए, क्योंकि ये मेरे दादाजी की जमीन है, मेरे दादाजी का टेरिटरी रहा है। तो राणा सांगा को लगा कि अच्छा है, इसकी भी मदद ले लेते हैं। एक बार तो हरा चुका था, सोचा कि इसकी भी मदद ले लेते हैं। इसको तो भैया पंजाब चाहिए, इसको तो दिल्ली चाहिए नहीं। वो तो समझ ही नहीं पाए कि बाबर की मंशा क्या है। तो उसने भी कहा कि चलो ठीक है, आइए ना, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पंजाब में रहेंगे, मैं दिल्ली में शासन करूंगा। एक तरह से कुछ कुछ छोटे छोटे प्रलोभन की वजह से बाबर का आक्रमण करना भारत पर थोड़ा सा सरल हो जाता है, जो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहता था। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, इसी क्रम में यहां पर पानीपत की लड़ाई होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 20 अप्रैल 1526 को। पानीपत की प्रथम लड़ाई यहां 3 लड़ाई हुई है, यानी कब होगा, 20 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना थी, तथापि वह बाबर के युद्ध कौशल के कारण पराजित हुआ। युद्ध कौशल के कारण क्या होता है, कारण पराजित हुआ तथा युद्ध में ही मारा गया, युद्ध मैदान में ही मारा गया। एकमात्र यही शासक है, युद्ध मैदान में ही मारा जाता है, युद्ध मैदान में ही मारा जाता है। बाबर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हुए दिल्ली, आगरा तथा ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। तेजी से आगे बढ़ा और उसका जो पुत्र था हुमायूं, उसने भी सहयोग दिया। पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 20 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना थी, तथापि वह बाबर के युद्ध कौशल के कारण पराजित हुआ तथा युद्ध मैदान में ही मारा गया। बाबर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए दिल्ली, आगरा तथा ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। बाबर का युद्ध कौशल कैसा था, बाबर की युद्ध रणनीति क्या थी, युद्ध रणनीति अगर देखें, बाबर की युद्ध रणनीति क्या थी, तो उसने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया था। इसने तुलगामा पद्धति, इसी को हम कहते हैं रूमी पद्धति का प्रयोग किया था। इसने रूमी पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगामा पद्धति उसको कहते हैं, एक युद्ध की पद्धति है तुलगामा। अब तुलगामा पद्धति क्या है, इसको तो हम लोग थोड़ा एडवांस पर ही पढ़ें तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक मैं यहां पर दे दूंगा, प्रिंस गुप्ता, आपकी सोच ही डाइवर्ट हो रही है। अब नहीं है पिताजी, तो अब नहीं बोलते हैं। क्या देखा हमने, बाबर की युद्ध रणनीति है, इसने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया। अब देखिए तुलगामा पद्धति है क्या। तुलगामा पद्धति इस काल में जो विकसित हुआ है वह एक ऐसी पद्धति थी जिसमें जो तोप खाना हुआ करता था, तोप खाने को पैदल सैनिकों के साथ और अश्व तीरंदाज के साथ बेहतर तरीके से संगठित किया गया था। जैसे आप देखेंगे, मान के चले कि अगर हम देखें यहां पर, अगर एक सेना यहां खड़ी है, एक सेना यहां खड़ी है। अब यहां पर दिक्कत क्या है, इसने क्या कर दिया, इसने इसके और इसके बीच में
एक तोप लगा दिया। इसने इसके और इसके बीच में क्या कर दिया, एक तोप लगा दिया। मान के चलो ऐसा तोप होगा, ऐसा इसने क्या कर दिया, तोप इसने एक लगा दिया। हर जगह इसने जो एक गैप हुआ करता था वहां पर इसने क्या कर दिया, ये आगे देखेंगे ब्रिटिशों के द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है, हालांकि ये लगा दिया। और सभी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया चमड़े की रस्सी से। चमड़े की रस्सी से इसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। बैलगाड़ी उसमें हुआ करता था, बैलगाड़ी के बीच में तोप लगा दिया और सभी को चमड़े की रस्सी से इतना मजबूती से बांध दिया कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब ये सामने भैया यहां पर भी है, लेकिन ये सीधे एंट्री करना चाह रहा है, ये सीधे एंट्री करना चाह रहा है। और इसके साथ साथ इसने क्या रखा, एक रिजर्व सेना भी रखा। और यहां पर हम कहते हैं अश्व तीरंदाजी। अश्व तीरंदाजी ये क्या है, तोप है। और यहां से रखा इसने अश्व तीरंदाज। तीरंदाजी यानी जो घोड़े पर चढ़ करके हमला कर सके, तीर चला सके, घोड़े पर चढ़ करके तीर चला सके। अब यहां से ये आग उगल रहा है, सामने की सेना को आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बढ़ेगा भी। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा ये मूव करके इसके पीछे आएगा, ये मूव करके इसके पीछे आकर के पीछे से हमला कर देगा। इसमें हुमायूं एक विंग का नेतृत्व कर रहा था। हुमायूं एक अलग विंग का नेतृत्व कर रहा था और वह विंग बहुत ही मजबूत था, क्योंकि हुमायूं को हम देखते हैं बहुत बड़ा एक सेनानायक तो था ही, भले वो अफीमची था, अफीम पीता था, लेकिन था बहुत बड़ा सेनानायक। इस तरह से हमने क्या देखा, एक तुलगामा पद्धति जिसको हम रूमी पद्धति भी कहते हैं, उसके माध्यम से यहां पर इसके माध्यम से इसको हमने क्या देखा कि यह युद्ध इसने जीत लिया। इसका जो मुख्य तोपची हुआ करता था, ठीक है, इसका बाबर का मुख्य तोपची जो हुआ करता था, बाबर का मुख्य तोपची, तोपची किसको कहते हैं, जो तोप चलाता था, तोप चलाने वाला, चलाने वाला। यहां दो लोग थे। अब बड़ा महत्वपूर्ण है, एक फैक्ट्स यहां पर दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन आगे हम लोग नहीं पढ़ते, इतना छोटे छोटे फैक्ट्स को हम लोग नहीं पढ़ते। मुख्य तोपजी जो होगा उस्ताद अली होगा और उस्ताद मुस्तफा। उस्ताद अली, उस्ताद मतलब गुरु होता है, और उस्ताद मुस्तफा, ये दोनों तोपची हुआ करते थे, इसी के कारण से जीता था। वैसे बाबर ने अपनी सेना के जीत का श्रेय, सेना की जीत का श्रेय किसे दिया है, जीत का श्रेय अश्व तीरंदाजों को दिया है, अश्व तीरंदाजों को दिया है, अश्व तीरंदाजों को अपने जीत का श्रेय दिया है। इसने ये नहीं कहा कि तोप के कारण जीते हैं, इन्होंने कहा कि हमारे घुड़सवार सैनिक ऐसे थे जिसने कि हमें यह युद्ध जितवा दिया था। बहरहाल समस्या यह है कि अब यह सीधा जीत जाता है, युद्ध मैदान में मारा जाता है, ठीक है। मथुरा वगैरह नहीं जाएगा, छवि मथुरा नहीं जाएगा, मथुरा शहर उसमें बहुत बड़ा नहीं था ना। आगरा शहर तो अभी जस्ट स्थापित हुआ है 1506 में, अभी नया नया नगर बना है, तो मथुरा की ऐतिहासिकता रही होगी, लेकिन मथुरा को जीतने का क्या मतलब जब वहाँ कोई नगर है ही नहीं। तो मथुरा कृष्ण जी के लिए जाना जाता है, लेकिन उस समय बहुत बड़ा नगर नहीं था, वैसे बड़ी प्राचीन नगरी है, लेकिन सभी कालखंड में नगरों के विकास अलग अलग होते रहे। तो हमने क्या देखा कि यह जीत जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर आप कहानी अगर पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि बाबरनामा भी मैंने पढ़ा है, मेरे पास सामने रखा हुआ है बाबरनामा, उसमें भी इस युद्ध का विवरण दिया गया है और इब्राहिम लोदी के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी खासी बाबरनामा में चर्चा की गई है। बाबरनामा कई संस्करण आए हैं, कुछ संस्करण मेरे पास भी है, क्योंकि ऐतिहासिक किताबों को पढ़ना तो मेरा भाई शौक भी रहा है और ज़रूरत भी होती है। तो बाबरनामा में एक बड़ी दिलचस्प कहानी लिखी गई है, और बाबरनामा में ही नहीं बल्कि हुमायूं नामा भी एक किताब है जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, वहाँ पर एक दिलचस्प कहानी गढ़ी गई है। हुआ क्या था कि जैसे बाबर आता है दिल्ली, लेकिन हुमायूं आगे बढ़ते हुए आगरा तक चला जाता है, आगरा पर कब्जा कर लिया, फिर वहां से आगरा से देखेंगे थोड़ी दूर बाद ग्वालियर भी है, वह ग्वालियर पर भी अधिकार कर लेता है, और जब ग्वालियर के किले पर वह अधिकार करता है वहां उसको कोहिनूर हीरा मिल जाता है। कोहिनूर हीरा ग्वालियर के किले में मिल गया,
इतना बड़ा हीरा हुआ करता था कि बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा में लिखा है, बाबर की जीवनी, उसमें लिखा है कि मिस्कल, उसमें एक शब्द का यूज किया था, वेट के लिए मिस्कल का था। बोला ये इतना बड़ा हीरा है कि पूरे विश्व का खाना ये कई दिनों तक चला सकता है। इतना कीमती हीरा मैंने जीवन में नहीं देखा था। तो कोहिनूर हीरा जो अभी ब्रिटिश सम्राट के ताज में जरा हुआ है, जो अंग्रेजों ने हमारे यहां से चुरा लिया था, जो गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अब चला गया बाबर के पास, यानी मुगल खानदान में चला गया। और मुगल खानदान में ये तब तक रहा जब तक कि नादिर शाह लूट करके इसको अफगानिस्तान नहीं ले गया। ये सब कहानी एडवांस वाले में जुड़ती चली जाती है। क्या देखा हमने? अश्व तीरंदाजों को देता है। तो पानीपत युद्ध का परिणाम क्या रहता है? पानीपत युद्ध का महत्व क्या होता है? का महत्व अगर देखें, पानीपत के युद्ध का अगर महत्व देखें, यह महत्व बहुत ही स्थापित हो जाता है कि पहली बार हम क्या देखते हैं कि दिल्ली तथा आगरा के क्षेत्र पर उसने एक प्रकार से अपना अधिकार कर लिया। हाँ, इब्राहिम लोदी तो खुद ही अयोग्य था, तो उसका पुत्र क्या हो? का महत्व क्या है कि बाबर ने दिल्ली, आगरा तथा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि अधिकार कर लिया तथा अस्थायी रूप से भारत में ही रहने को स्वीकार किया, भारत में ही रहना स्वीकार किया, ताकि भाई अब भारत ही हमारा देश है, यही हमारा अब राज्य है, यहीं पर सोचा दिल्ली में ही रहते हैं। क्योंकि काबुल के लिए दिल्ली एक स्वर्ग के समान था, जैसे हमारे लिए अमेरिका हो सकता है, उस समय काबुल वासियों के लिए दिल्ली एक स्वर्ग के समान था। दिल्ली में इतने मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे, इतने भव्य भवन बने हुए थे, दिल्ली का वातावरण भी अच्छा था, सजाया भी था, फलों के बाग 80,000 फलों के बाग थे, इतने बाग बगीचे थे दिल्ली में, इतने कवि रहते थे यहाँ पर, अच्छे अच्छे सूफी संत यहाँ रहते थे। तो दिल्ली एक तरह से उस समय महानगर था भी। बाबर ने सोचा कहाँ दिल्ली को छोड़ करके काबुल जाया जाए, दिल्ली जैसे आगरा भी भव्य नगर था, तो क्यों ना यहीं रहा जाए। और उसने स्वीकार किया कि चलो अब दिल्ली में ही हम रहते हैं, यानी बाहर यहीं से शासन का नियंत्रण करेंगे, काबुल तक के शासन का नियंत्रण यहीं से करेंगे। ये जैसे ही इसने किया, इस निर्णय ने इसके खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा कर दिया। बाबर ने दिल्ली तथा आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा अस्थायी रूप से भारत में रहना स्वीकार किया। इस निर्णय का बाबर के सेनापतियों ने विरोध किया। विरोध करने वाले दो समूह और थे, विरोध करने वाले दो समूह और थे। कौन थे? जो विरोध करने वाले समूह थे वो थे, पहला जो हो जाएगा राणा सांगा। बाबर को राणा सांगा क्या होता था? राणा सांगा स्वयं दिल्ली का अधिकारी बनना चाहता था, स्वयं दिल्ली पर नियंत्रण चाहता था। राणा सांगा स्वयं दिल्ली पर नियंत्रण चाहता था। वह मानता था कि बाबर शायद पंजाब लौट जाएगा, कम से कम पंजाब तक तो लौट ही जाएगा, लेकिन जब वह यहां रहने की ठानता है फिर विरोध इसका प्रारंभ होता है। बाबर ने दिल्ली आगरा पर किया। राणा सांगा स्वयं दिल्ली पर नियंत्रण चाहता था और वह मानता था कि बाबर क्या करेगा? बाबर अंततः पंजाब की तरफ लौट जाएगा, पंजाब की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसके निर्णय ने क्या किया? लेकिन बाबर के निर्णय ने राणा सांगा को सशंकित कर दिया। बाबर के निर्णय ने राणा सांगा तथा बाबर के मध्य तनाव बढ़ाया।
तनाव बढ़ाया, कहा कि भाई आप यहां पर मत रुको, लेकिन ये तो रुकने को तैयार है। दूसरा जो हो जाएगा कि अफगान 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 दो प्रकार के थे। अफगानों की शत्रुता, अफगानों की बाबर से शत्रुता, अफगानों की बाबर को चुनौती। दो अफगान थे इस समय, दो क्षेत्र में, इस समय दो क्षेत्र में अफगान प्रभावित थे, दो क्षेत्र में अफगान प्रभावी थे। अफगान मतलब जो पहले इब्राहिम लोदी क्या है, अफगान ही तो है। तो दो क्षेत्र में अफगान प्रभावी थे। एक था आपका पश्चिमी अफगान। पश्चिमी अफगान कौन है? यह है आपका गुजरात में। दूसरा जो होगा पूर्वी अफगान। अफगान जो हो जाएगा वह होगा जौनपुर से, जौनपुर से बिहार तथा बंगाल तक, बिहार तथा बंगाल। यहां पर हम देखते हैं कि दो क्षेत्र में अफगान थे, यानी एक तरफ से देखा जाए तो बाबर दो तरफ से घिरा हुआ था। पहला तो एक राणा सांगा बगल में ही है, जो राजपूताना क्षेत्र में है, वह चुनौती दे रहा है, एकदम बगल में, आगरा के ठीक पड़ोस में है। और दूसरा है पश्चिमी अफगान जो गुजरात क्षेत्र में है, और दूसरा है पूर्वी अफगान जो जौनपुर से बिहार और बंगाल तक विस्तारित। हुआ क्या, दिल्ली में जैसे ही पराजय का सामना करना पड़ा इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार, भाई बंधु सब भाग करके जौनपुर की तरफ, जौनपुर और बिहार और बंगाल की तरफ भाग गए। और वहां सब लोग आपस में संगठित हो रहे थे कि अब संगठित होकर के फिर से बाबर पर हमला करेंगे। और बाबर अभी नया नया व्यक्ति भारत में आया ही है। ये दोनों तीनों चुनौती बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो बाबर ने इसका क्या निकाला? समाधान निकाला। बाबर को इनसे निपटने के लिए बाबर का क्या हुआ? बाबर का समाधान कैसे हुआ? समाधान यहां पर दो महत्वपूर्ण युद्ध के माध्यम से, महत्वपूर्ण युद्ध के माध्यम से बाबर ने क्या किया? बाबर ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, मजबूत कर ली। कैसे? पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा खानुवा का युद्ध। खानुवा का युद्ध अगले साल हो जाता है 1527 ईस्वी में। राणा सांगा पराजित होता है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पराजित हुआ, राणा सांगा क्या है? पराजित होता है। और दूसरा जो युद्ध होता है, पहला तो हमने देखा कि राणा सांगा को हम क्या देखते हैं कि यह पराजित होता है। राणा सांगा यहां पर पराजित होता है। खानुवा के पास क्या है? लगभग आप देखेंगे 40 किलोमीटर दूर है, आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानुवा नामक जगह है। बाबर का समाधान क्या है? दो महत्वपूर्ण युद्ध के माध्यम से बाबर ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। खानुवा का युद्ध है, राणा सांगा पराजित हुआ। दूसरा जो है वह है घाघरा का युद्ध। घाघरा बिहार नदी में घाघरा का युद्ध होगा, और यह होगा 1529 में। अफगान क्या होते हैं? पूर्वी अफगान पराजित हुए। पूर्वी अफगान मतलब बिहार बंगाल के अफगान। पूर्वी अफगान पराजित हुए। हालांकि बाबर इसे पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर सका। स्वास्थ्य कारणों से इसे दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दिल्ली लौटना पड़ा। जहां इसकी क्या होता है? जहां इसकी 1530 में मृत्यु हो जाती है। अब ये सत्ता को प्राप्त करता है 1526 में, और 1530 में इसका डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है। 4 वर्ष में वह जब तक सोचता समझता, उसको 2 युद्ध बड़े भयानक से लड़ने पड़े। पहला राणा सांगा,
राणा सांगा मजबूत योद्धा था, बहुत मजबूत था। पूरा नाम राणा संग्राम सिंह है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, दिल्ली सल्तनत के साथ ही जो संघर्ष का काल पहला था उसी में राणा सांगा को पढ़ा हुआ था। अब राणा सांगा को लगता था कि बाबर यहां नहीं रुकेगा, अधिक से अधिक जो डिमांड कर रहा था, भाई मेरा पंजाब मुझे दे दो, पंजाब तक चला जाएगा वापस। लेकिन जब वो रुकने की सोचता है तो राणा सांगा को शंका हुई कि भाई अब तो ये मेरे खिलाफ जाएगा, और राणा सांगा खुद ही अधिकार करना चाहता था। तो एक तरह से दोनों में तनाव उत्पन्न हुआ। राणा सांगा इतना मजबूत योद्धा था कि बाबर के जितने भी सेनापति थे सब डरते थे। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर का सेनापति कहाँ का है, काबुल का है या फरगना का है, समरकंद का है। उसने कहा कि सर यहाँ अब कहाँ पचड़े में फंस रहे हो, आपने जो जीतना था जीत लिया, चलो अब पंजाब की तरफ वापस चलते हैं। अधिकांश सरदारों ने विद्रोह कर दिया। अब बाबर को तो भाई रुकना था, उसको पता था कि काबुल वगैरह से तो काम अपना चलेगा नहीं, और जब हाथ में आ गई है सत्ता तो इसको बरकरार रखना पड़ेगा। बाबर ने एक ओजस्वी भाषण दिया, बहुत बढ़िया भाषण दिया कि देखो भाई, जब हम यहाँ आ गए हैं तो अब इस सत्ता को हम खो नहीं सकते हैं। आपको एक स्वर्ग जैसा देश मिल रहा है, अगर यहाँ मर भी जाते हो तो भी आपको स्वर्ग ही प्राप्त होगी, जन्नत नसीब होगा। जन्नत नसीब एक कारण से और होगा, क्योंकि जिस शासक के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं वह एक विधर्मी शासक है, यानी हिंदू धर्म को अपनाने वाला शासक है। देखो बाबर क्या है, चालाक, होशियार है। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये आर्थिक वाला शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि लोग मान के चल रहा है कि मर जाएंगे तो फिर पैसा किस काम का है। तो उसने चालाकी से धर्म का भी कार्ड खेल दिया। कहा भाइयों और बहनों, अगर मर जाओगे इस धरती पर सीधा जन्नत जाओगे। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए मर रहे होगे, एक विधर्मी शासक पर अधिकार करना हमारा कर्तव्य बनता है। और उन्होंने जिहाद का नारा दिया, धर्म का युद्ध हम करेंगे। खुद अपनी उसने उपाधि धारण कर ली, जिहाद का नारा देंगे, गाजी जैसी उपाधि उसने धारण कर ली। फिर उसने जो मद्यपान वगैरह था, मुसलमानों में मद्यपान वैध नहीं, मतलब उसको गैर इस्लामिक माना जाता है, हालांकि पीता खाता तो सब है, वहां इस्लाम नहीं आ रहा आता है। मतलब धर्म को हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। बाबर भी मद्यपान करता था। उसने कहा कि आज से मैं कट्टर धार्मिक बन के दिखाऊंगा। सारे जो सुरापात्र थे, मद्यपान के पात्र थे, सबको तोड़ दिया। कहा कि आओ अब धर्म के लिए युद्ध करते हैं। भाई धर्म तो अफीम का नशा होता है। तो जो सैनिक वापस जाने के लिए तैयार था वह भी बाबर के साथ खड़ा हो गया, और बाबर के साथ यहाँ पर युद्ध होता है राणा सांगा का। राणा सांगा मजबूत योद्धा थे, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि बाबर भी बहुत ही कुशल योद्धा था, जीवन भर उसने युद्ध ही लड़ा था, इसलिए बाबर यहाँ पर विजयी रहता है। दूसरा फिर युद्ध होता है। राणा सांगा तो चलो एलिमिनेट कर गए, उनकी विधवा चित्तौड़ में बनी रही, चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया बाबर, चित्तौड़ स्वतंत्र ही बना रहा। रानी कर्णावती का नाम आपने सुना होगा, शायद कभी आपने इतिहास या किस्से कहानी को पढ़ा होगा। तो रानी कर्णावती वहां पर थी, चित्तौड़ में शासन कर रहे थे, तो उनकी कहानी में आगे सुनाऊंगा। फिर जो दिल्ली से अफगान भाग करके बिहार और जौनपुर के आसपास आ गए थे और तैयारी कर रहे थे कि भाई बाबर पर हमला करेंगे, बाबर पर हमला करेंगे, और उसको बंगाल का एक शासक था नुसरत शाह, वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा था। सब लोग एकत्रित हो रहा है, सेना वना सजा रहा है कि चलो बाबर पर हमला करेंगे। तो बाबर तो खुद ही होशियार है, जब राणा सांगा से वो निपट लिया, कहा चलो अब अफगानों को भी थोड़ा सा सबक सिखाते, और सीधा वो अपनी सेना लेकर के जौनपुर पार करते हुए घाघरा नदी के पास पहुंच गया। अफगान बड़े भौचक हुए, ये कहां से आ गया भाई। और एक युद्ध होता है घाघरा नदी के किनारे। घाघरा नदी के किनारे युद्ध होता है, अफगान पराजित होते हैं तो वो बंगाल की तरफ या दक्षिणी बिहार की तरफ भाग जाते हैं। अब बाबर इसी समय बीमार पड़ जाता है, बाबर की तबीयत खराब होती है, और काबुल में भी लग रहा था विद्रोह होने वाला है। अब कहां जौनपुर और कहां काबुल, कहां जौनपुर का मतलब उत्तर प्रदेश और कहां काबुल का मतलब अफगानिस्तान जाना है उसे, बीमार भी पड़ रहा है। तो मजबूरी में अफगानों को वहीं छोड़ा कि चलो अफगानों से बाद में निपट लेते हैं, थोड़ा काबुल बचा ले, नहीं तो काबुल चला जाएगा तो पता चला सब कुछ चला गया। लेकिन जैसे वो वापस लौटता है, तबीयत इतनी खराब थी कि अचानक से उसका दिल्ली आते आते देहांत हो जाता है। 1530 ईस्वी की बात है। हालांकि बाबर की मृत्यु कैसे हुई इस बात को लेकर के भी विद्वानों के मध्य मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबर को जहर दे दिया गया था किसी अनुचर द्वारा। एक कहानी बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने लिखा है, जिसको हम हुमायूंनामा कहते हैं। हुमायूंनामा नामक ग्रंथ गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम ने एक बड़ी दिलचस्प कहानी कही है,
आप भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि फिर कभी मौका लगे या ना लगे। गुलबदन बेगम ने कहा कि बाबर अपने बेटे हुमायूं से बेइंतहा प्यार करता था, और बाबर जितना ही अनुशासित था, हुमायूं उतना ही अनुशासित नहीं था, मतलब गैर जिम्मेवार व्यक्ति था, खान पान में ध्यान नहीं रखता था, हमेशा अफीम के नशे में डूबा रहता था। हुमायूं को भेजा गया था, तुम बल्ख जाके संभालो, वो भाग करके बाबर के पास आ गया, भाग के दिल्ली आ गया। और चूंकि आचरण उसका गलत था, तो वह अक्सर बीमार रहता था। जब वह दिल्ली आया तो इतना गंभीर बीमार था, लग रहा था कि हुमायूं की जान ही चली जाएगी। यहीं पर गुलबदन बेगम लिखती है कि बाबर जब अफगान को हरा करके दिल्ली पहुंचते हैं तो देखा कि हुमायूं की स्थिति बड़ी खराब है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है, कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। तो बाबर ने एक टोटका किया, और वो टोटका क्या था, जहां हुमायूं लेटा हुआ था, बिस्तर पर बेशुद्ध लेटा हुआ था, उसके चारों तरफ उसने प्रदक्षिणा की, हुमायूं के चारों तरफ घूम करके कहा कि मेरी आयु अब हुमायूं को दे दी जाए। यानी एक पिता ने अपने पुत्र के लिए अपनी आयु को दान कर दिया। और जैसे ही बाबर ने यह संकल्प लिया, हुमायूं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, और बाबर धीरे धीरे और बीमार रहने लगा, और अंततः उसका देहांत हो गया। ये सब कहानी है, लेकिन है बड़ी दिलचस्प। जब इतिहास की कहानी पढ़ते हैं तो सुनने में उपन्यास जैसा लगने लगता है। ये कहानी आपको हुमायूं नामा में मिलती है, जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। बहरहाल जो भी हो, बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु होती है, उसके बाद फिर से हुमायूं के पास सत्ता आ जाती है। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक तरह से दो युद्ध के माध्यम से वह अपनी स्थिति को और मजबूत करने में कामयाब रहता है। दो युद्ध अपना युद्ध करने में वह क्या होता है, कामयाब रहता है। ठीक है, एक चंदेरी का युद्ध है, लेकिन यहां इसकी चर्चा नहीं की गई है, आगे देखेंगे। चंदेरी के युद्ध की चर्चा यहां पर नहीं की गई। बाबर के शासन का महत्व क्या है? बाबर के शासन का महत्व, ध्यान रखिएगा कि यहां पर तो हम एनसीईआरटी के साथ ही चल रहे हैं ना, एनसीईआरटी के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है उसको हम चर्चा में नहीं लाते। कहानी तो बहुत लंबी है, जब एडवांस लेवल पर जाएंगे तो इतना थोड़ी ना, बहुत सारे फैक्ट्स और भी आ जाएंगे। लेकिन यहां मजबूरी है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और एनसीईआरटी से बाहर मैं सिर्फ विश्लेषण के माध्यम से ही निकल सकता हूं, बाहर तो और जाना बड़ा मुश्किल है। तो बाबर के शासन का महत्व है कि कुषाणों के बाद पहली बार ऐसा होता है, कुषाणों के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के राज्य का विस्तार, राज्य क्षेत्र का विस्तार काबुल तथा कांधार तक हो पाया। विस्तार काबुल तथा कांधार तक हो पाया, कांधार तक हो सका। मौर्य काल में तो था, लेकिन कुषाणों के काल में भी था, लेकिन उसके बाद कभी भी काबुल और कांधार अपने राज्य क्षेत्र में नहीं रहा है। तो लेकिन बाबर के कारण, एक तरह से बाबर के कारण यहां पर हमारा होता है। इन दोनों क्षेत्रों पर विजय के कारण भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा। विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा। भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वह अंतिम क्षेत्र था जिस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहां से यह बहुत तेजी से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, युद्ध की नई पद्धति का समावेशन हुआ। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ध्यान में दूंगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। बाबर के शासन का महत्व क्या है? कुषाणों के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के राज्य क्षेत्र का विस्तार काबुल तथा कांधार तक हो सका। इन दोनों क्षेत्रों पर विजय के कारण भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा। युद्ध की नई पद्धति का समावेशन हुआ। वैसे बाबर कहता है कि मैंने ही भीरा के किले पर पहली बार बारूद का प्रयोग किया था, लेकिन यह सत्य नहीं है। वैसे बाबर क्या कहता है? वैसे बाबर कहता है कि मैंने ही भीरा के किले के युद्ध में
के युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। पहली बार बारूद यानी गन पाउडर का प्रयोग किया था, लेकिन भारतीय पहले से इसके प्रयोग की कला जानते थे। भारतीय पहले से ही इसका प्रयोग करते रहे थे। कहां करते थे? प्रयोग करते रहे थे। आपको विजयनगर वाला मैंने पढ़ाया था, विजयनगर वाले में बताया था कि वहां पर मुदगल के किले का युद्ध हुआ था फिरोज शाह और देवराय फर्स्ट के बीच में, जहां पहली बार हम बारूद का प्रयोग देखते हैं। पहली बार मुदगल के किले में बारूद का प्रयोग हुआ था। दक्कन के क्षेत्र में, उत्तर भारत में भी अक्सर होता रहता था, लेकिन बाबर कहता है कि मैंने ही इस पद्धति की शुरुआत यहां पर की थी। मैंने ही यहां पर इसकी शुरुआत की थी। हमने क्या देखा? इसने फारसी भाषा साहित्य का विकास हुआ। फारसी भाषा तथा साहित्य का विकास हुआ। साहित्य का विकास होता है, विकास हुआ। जैसे हम देखते हैं कि बाबर की आत्मकथा किसमें लिखी गई? आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी यानी बाबर की कहानी क्या है? तुर्की भाषा में लिखी गई। तुर्की भाषा में, यह फारसी भाषा में नहीं, तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी गई इसी काल में। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर तुजुक ए बाबरी वाले भाग को देखें, इसमें बहुत ही हमें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलता है। चूंकि एनसीईआरटी में बहुत चीजें नहीं दिया गया है, बहुत सारी बातों की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए यहां पर चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, सच नहीं है वो कहानी, विश्व वाली कहानी सच नहीं है, या कोई भी कहानी सच नहीं है। जानबूझकर कैसी कहानी को बनाया जाता है। तुजुक ए बाबरी है तुर्की भाषा में। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बाबर के शासन का कई महत्व आ जाता है। पहले क्या होता था कि यहां से भी हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न को लिखते थे। जब मैं यह एनसीईआरटी आज से 10 साल पहले पढ़ाता था और यूपीपीसीएस में ऑप्शनल के पेपर हुआ करते थे, तो ऑप्शनल वाले बच्चों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि ऑप्शनल हट गया है और यहाँ पर जनरल स्टडीज में क्वेश्चन बनते ही नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ। मेरा ध्यान है कि कहाँ पर आपको लिखने के लिए दिया जाए, लेकिन ऐसे कोई मौके नहीं आ रहे हैं जहाँ से कि हम आंसर राइटिंग कर सके। उसके बजाय तेजी से अपना यही बढ़ा लेते हैं। जब जरूरत होगी मैं आपसे लिखवा लूँ। यह है आपका तुजुक ए बाबरी। अब देखते हैं इसके बाद जो शासक बनता है वह बनता है हुमायूं। हुमायूं शासक बना 1530 से लेकर के 1556 तक। हम देखते हैं जनवरी 1556 तक यह यहां पर रहता है, या 55 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 55-56 दोनों कर दिए। 55 में इसने विजय हासिल की थी और 56 में यह क्या करता है? 1556 जनवरी 1556 में इसका देहांत भी हो जाता है। हुमायूं यहां पर शासक बना 1530 में बनता है, क्योंकि इसका देहांत हो जाता है। अश्व तीरंदाज का मतलब होता है घोड़े पर जो चढ़ करके तीर चलाता है उसको अश्व। अश्व मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, और घोड़े पर चढ़ करके जब हम तीर चलाते हैं तो उसको अश्व तीरंदाजी कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा 23 साल की आयु में, 23 साल की आयु थी। आयु में हुमायूं क्या होता है? आयु में दिसंबर 1930 में हुमायूं क्या बनता है? हुमायूं बादशाह बनता है। बादशाह बना। 23 साल की आयु में हुमायूं क्या बनता है? बादशाह बनता है। इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, यहां पर तो कहानियों में नहीं जाते हैं बहुत लंबा। जो दिलचस्प कहानी है सिर्फ आपकी रुचि बनाए रखने के लिए मैं उसको सुनाता हूं। 23 साल की आयु में, वैसे तो आप जानते हैं इसके बहुत सारे भाई हुआ करते थे हुमायूं के। बहन भी थी जिसको हम गुलबदन बेगम कहते हैं। भाई भी था, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। 3-4 भाई थे ये लोग। बहन भी थी। बहन में एक बहन की चर्चा मिलती है आपका गुलबदन बेगम की। बहुत सारी महिलाओं की चर्चा मिलती है मुगल काल में। उसमें सबसे पहली महिला की चर्चा है गुलबदन बेगम के रूप में। फिर हम देखेंगे माहम आनगा वगैरह की भी चर्चा मिलने लग जाती है। तो 23 साल की आयु में दिसंबर 1930 में यह समस्या बनता है और बादशाह बनता है। शासक बनने के उपरांत
इसे बनने के उपरांत इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, के उपरांत इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण लेंगे, कौन की समस्या थी, किस समस्या का सामना करना पड़ा। 23 साल की आयु में दिसंबर 1930 में हुमायूं बादशाह बना। शासक बनने के उपरांत इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे समस्या देखेंगे तो किस प्रकार से होता है। आज 1530 गलत लिख दिया है क्या, 1930 लिख दिया है, बहुत बढ़िया है। तो यहां आप समझ जाइए कि 1530 की बात हो रही है, लिखने में कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। उपरांत इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। और एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला था यहां पर साम्राज्य विभाजन की समस्या। पहला जो हो जाएगा वह साम्राज्य विभाजन की समस्या हो जाएगी। साम्राज्य विभाजन की समस्या अपने भाइयों के मध्य, समस्या अपने भाइयों के मध्य, भाइयों कामरान, अस्करी तथा हिंदाल के मध्य, हिंदाल के मध्य यहां पर समस्या होती है। हिंदाल के मध्य कामरान क्या था, कामरान व्यावहारिक रूप से काबुल के प्रदेश में स्वतंत्र था, कि प्रदेश में स्वतंत्र था तथा आगे इसने लाहौर तक कब्जा कर लिया। आगे इसने क्या कर लिया, इसने लाहौर जो पंजाब में है, लाहौर तक कब्जा जबरदस्ती कर लिया, कब्जा कर लिया। कोई भाई बड़ा उत्पाती होता है, ये कामरान वही भाई था। कामरान व्यवहारिक रूप से काबुल के प्रदेश में स्वतंत्र था और आगे इसने लाहौर तक कब्जा कर लिया। अस्करी तथा हिंदाल को कुछ भारतीय क्षेत्र दिए गए थे, हिंदाल को कुछ भारतीय क्षेत्र दिए गए थे, भारतीय क्षेत्र दिए गए थे, परंतु यह हुमायूं की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हुमायूं की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, स्वीकार नहीं करने को नहीं तैयार था, अधीनता स्वीकार नहीं कर पा रहा था, हुमायूं की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। पहला हमने देखा साम्राज्य विभाजन की समस्या। दूसरा हमने देखा अफगानों की समस्या, अफगानों की चुनौती कहां से, पूर्वी तथा पश्चिमी अफगान दोनों से, पश्चिमी अफगान दोनों की तरफ से। अब आपको याद होगा कि पूर्वी अफगान किसको कहते हैं, पश्चिमी अफगान किसको कहते हैं। अगर यहां मैंने सीधे लिख दिया है, क्योंकि आगे मैंने डिफाइन इसको किया हुआ है, तो वहां से आपको लिंक करना पड़ेगा। अफगानों की चुनौती कहां से मिल रही है, पूर्वी अफगान से और पश्चिमी अफगान दोनों से। पूर्वी अफगान हम क्या देखते हैं कि जो पूर्वी अफगान है वह आपका बिहार क्षेत्र में। हुमायूं में यह 3 डेट कैसे 55-56 कर दिया है ना, 55/56 कर दिया है, या 55 होगा या 56 होगा, ऐसे करके कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो पूर्वी अफगान है वह हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक तरह से पूर्वी अफगान कहां होगा, बिहार और बंगाल में होगा, और जो पश्चिमी अफगान होगा वह कहां होगा, वह हो जाएगा, पश्चिमी अफगान कहां हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका, अफगानों की चुनौती है पूर्वी तथा पश्चिमी अफगान। प्रिंस गुप्ता बहुत डिस्टर्ब करते हो यार, ये डैश नहीं समझ में आता है, मतलब कभी कभी बेवकूफ़ी की भी हद होती है। क्या ये डैश समझ में नहीं आता है, 55-56 दोनों मैंने लिखा है, तो 3 डेट कैसे हो गया, एक ही डेट हुआ ना। 1901 1902 अगर एक साथ डैश देकर के लिखने तो एक ही डेट हुआ कि 2 डेट हो गया। मतलब कुछ तो समझ विकसित किया करो, कंफ्यूज करते हो क्लास में, जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है,
नहीं आ रही है तो शांत बैठो भाई, परेशान मत करो क्लास को। मैं बहुत देखता है, या तो मैं क्लास से फिर बाहर निकाल दूंगा, जो पेमेंट है वही वापस कर दूंगा। आप हद करते हो, हर टीचर ने आपके बारे में कमेंट किया है कि आप हद करते हो। तो आपको चाहिए तो आप कोर्स को छोड़ सकते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी क्षतिपूर्ति करूंगा, लेकिन आप डिस्टर्ब मत करिए, ब्लड प्रेशर हाई कर देते हो। जब डैश यहां दिया हुआ है तो आपकी नासमझी की वजह से फिर मुझे बैक होना पड़ रहा है ना। क्या देखा हमने, अफगान जो समझाया जा रहा है गूढ़ चीज वो नहीं समझेंगे, अटके रहेंगे वहां पर जहां की अटकना नहीं चाहिए। अफगानों की चुनौती है पूर्वी तथा पश्चिमी अफगान दोनों की तरफ से। पूर्वी अफगान कहां है, पूर्वी अफगान बिहार तथा बंगाल में है। पूर्वी अफगान कहां है, अफगान बिहार तथा बंगाल में है, जिसमें शेरशाह भी शामिल है। बिहार तथा बंगाल होगा, तथा बंगाल। बिहार क्षेत्र में हम किसको देते हैं, बिहार क्षेत्र में शेरशाह भी या शेर खान भी इसमें शामिल था, इसमें शामिल था, शेर खान भी शामिल था। और पश्चिमी अफगान देखेंगे तो कहां होगा, गुजरात के क्षेत्र में था। गुजरात के क्षेत्र में बहादुर शाह था, बहादुर शाह के द्वारा हम क्या देखते हैं, आगे बढ़ना चाह रहा था वह भी। पूर्वी अफगान है बिहार तथा बंगाल में, बिहार क्षेत्र में शेर खान भी शामिल था, बिहार क्षेत्र में शेर खान भी। बिहार क्षेत्र हम क्या देखते हैं, अब मैं नहीं होगा यहां पर, तो हटा ही देते हैं, क्योंकि यहां एक ब्रैकेट लगा देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। बिहार क्षेत्र है, शेर खान भी इसमें शामिल होगा। और जो पश्चिमी अफगान होगा, पश्चिमी अफगान कौन होगा, अफगान जो हो जाएगा वह होगा आपका बहादुर शाह। गुजरात में है, गुजरात में कौन है, बहादुर शाह, बहादुर शाह था। यह क्या होता है, यह मालवा होते हुए, मालवा होते हुए राजस्थान को जीतते हुए, राजस्थान के साथ दिल्ली तथा आगरा भी जीतना चाहता था, दिल्ली तथा आगरा भी जीतना चाहता था, दिल्ली तथा आगरा भी जीतना चाहता था। पश्चिमी अफगान है, गुजरात है, बहादुर शाह है। या मालवा होते हुए दिल्ली तथा, या मालवा होते हुए हम क्या देखते हैं, मालवा होते हुए राजस्थान के साथ दिल्ली तथा आगरा भी जीतना चाहता था, दिल्ली तथा आगरा भी यह जीतना चाहता था। यह आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हुमायूं ने सबसे पहले पूर्वी अफगान की चुनौती को स्वीकार किया, अफगानों की चुनौती को स्वीकार किया। और इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, चुनौती स्वीकार किया। यहां पर हम देखेंगे कि युद्ध होता है, और युद्ध होता है जैसे वहां हमने घाघरा के युद्ध को देखा, यहां पर देखेंगे कौन सा युद्ध होता है। यहां पर देखते हैं कि 1532 में हम क्या देखते हैं, दौराहा का युद्ध, दौराहा का युद्ध होता है, दौराहा का युद्ध होता है 1532 ईस्वी में। और इसमें हम क्या देखते हैं कि दौराहा के युद्ध में अफगान पराजित होते हैं। अफगान क्या होंगे, अफगान पराजित हुए, जौनपुर पर उसका नियंत्रण हो गया, पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया, जौनपुर पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया, जौनपुर पर उसका क्या हो जाता है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अफगान पराजित हुए, जौनपुर पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर देखते हैं आगे बढ़ते हुए हुमायूं ने क्या कर दिया, हुमायूं ने चुनार पर भी घेरा डाला, चुनार के किले पर घेरा डाला, जो शेर खां के नियंत्रण में था, शेर खान के नियंत्रण में था। हालांकि 6 महीने बाद भी नियंत्रण में था, हालांकि 6 माह बाद भी क्या किया है, बाद भी वह चुनार पर
पर कब्जा नहीं कर सका, फलतः वह क्या होता है, फलतः उसने शेरशाह से समझौता कर वापस लौटना उचित समझा। फलतः उसने शेरशाह से समझौता कर वापस लौटना उचित समझा। समझौता कर वापस लौटना उचित समझा, उचित समझा। ठीक है, आज के क्लास को यहीं रखेंगे। पश्चिमी अफगान है, गुजरात में बहादुर शाह है, यह मालवा होते हुए दिल्ली तथा आगरा की तरफ बढ़ना चाह रहा है। हुमायूं ने सबसे पहले पूर्वी अफगानों की चुनौती स्वीकार किया। 1532 में हम क्या देखते हैं, दोराहा का युद्ध होता है, अफगान पराजित हुए जौनपुर पर। हुमायूं का मतलब क्या है, हुमायूं उसका का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, उसका अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हुमायूं का नियंत्रण, हुमायूं का नियंत्रण हो गया, यह कह सकते हैं हुमायूं का नियंत्रण हो गया, यह कह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हुमायूं ने चुनार के किले पर घेरा डाला जो शेर खां के अधीनता में था। हालांकि 6 माह बाद भी वह कब्जा नहीं कर सका, चुनार के किले पर 6 माह बाद भी चुनार पर कब्जा नहीं कर सका। अतः उसने शेरशाह से समझौता करके या शेर खान से समझौता करके वापस लौटना उचित समझा, क्योंकि इसे चुनौती दिया जा रहा था। इसे क्या है, चुनौती दी जा रही थी, इसलिए हम क्या कहते हैं, चुनौती दी जा रही थी। उसने शेरशाह से समझौता कर वापस लौटना उचित समझा। वस्तुतः इस समय हम क्या देखते हैं, वस्तुतः इस समय बहादुर शाह क्या कर रहा है, बहादुर शाह मालवा जीतने के बाद चित्तौड़ पर घेरा डाल चुका था, चित्तौड़ पर घेरा डाल चुका था। यहां एक कहानी, जरा इसको समझेंगे। वस्तुतः इसमें बहादुर शाह जो है, देखिए जौनपुर वाला जो अफगान है, जौनपुर और पूर्वी बंगाल वाला जो अफगानिस्तान है, अफगान है, जो अफगान सेनानायक हैं, वो अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी रही कि पहले इसको ही हटा देते हैं क्योंकि ये जल्दी से आ जाएगा अपने पास, जबकि इसको असल में गुजरात पर हमला करना चाहिए था, क्योंकि गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो बड़ा ही मजबूत था। गुजरात से निकल करके वह मालवा जीतता है और मालवा के बाद वो सीधे चित्तौड़ आ जाता है, और चित्तौड़ की अगर पराजय होती तो वहां से बगल में ही आपका आगरा है, तो आगरा पर तुरंत उसका नियंत्रण हो जाता। जब 1532 में हुमायूं बिजी था यहाँ जौनपुर और चुनार के किले में, तब तक बहादुर शाह चढ़ गया और चित्तौड़ के किले को घेर लिया। चित्तौड़ किसके अधीन हुआ करता था, एक समय राणा सांगा के अधीन था, और अब उनकी विधवा वहां पर शासन कर रही थी जिसका नाम कर्णावती है। इतिहास में एक बड़ी दिलचस्प कहानी मिलती है और माना जाता है कि शायद रक्षाबंधन की शुरुआत यहीं से हुई है या लोकप्रिय यहीं से हुआ है। जब कर्णावती ने देखा कि चित्तौड़ के किले का पतन हो जाएगा, तो कर्णावती ने हुमायूं को एक संदेश भेजा और उस संदेश में एक राखी भेजी और हुमायूं को कहा, हुमायूं तो मुस्लिम शासक है और वह हिंदू शासिका है, तो हुमायूं को एक राखी भेजी और कहा कि भैया अब आप मेरी जान बचा सकते हैं। वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं इस बात से इतना प्रभावित हुआ, वह सब कुछ छोड़ करके चुनार से तुरंत घेरा उठाया और कर्णावती की रक्षा करने के लिए चित्तौड़ खड़ा हो गया। ये कहानी बनी बनाई है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, भावुक कर देने वाली कहानी है, लेकिन ये कहानी बनी बनाई है, किसी अन्य जगह पर इसका कहीं पर भी उल्लेख होता ही नहीं। बाद के इतिहासकारों ने इसी कहानी बना दी, क्योंकि बहादुर शाह से तो बराबर खतरा हुमायूं को ही था, दिल्ली ही आने वाला था वह, इसलिए यहां पर ऐसी कहानियां मिलती रहती है। आज के क्लास को लेकिन यहीं एंड करेंगे। कल मैं इसी दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। मुगल काल को अगर इस रूप में आपने पढ़ लिया तो समझ लो कि आपसे 80% से अधिक आपने पढ़ लिया, फिर आगे भविष्य में आपको इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिवाय फैक्ट्स के लेवल पर। थोड़े बहुत फैक्ट्स के लेवल पर आप आगे जा सकते हैं, बाकी सारी कहानी तो यही रहेगी। इससे अधिक कहानी कहीं भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कहीं भी हमें नहीं जरूरत होती। समझ हो गया था, ये हो गया, समाप्त हो गया, क्लास को समाप्त कर दिया हमने, द एंड कर दिया।
9:30 तक रखते हैं, यानी 1.5 घंटे की क्लास पर डे लेंगे। आज भी लिया, कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे। पर डे 1.5 घंटे की क्लास ही लेंगे। चूँकि समय थोड़ा सा बढ़ा दिया है समाप्त होने की वजह से, और 1.5 घंटे की क्लास आपकी ज्योग्राफी की भी हो जाए, तो जल्दी से क्लास समाप्त होने का अवसर हमें मिल पाएगा, जल्दी से क्लास समाप्त हो पाएगा। ठीक है, जल्दी से क्लास समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। कुछ समझ खुद भी विकसित करनी होती है, सब कुछ यहाँ से नहीं बताया जाता। जितना प्रयास कर रहे हैं उतना ही आप लोग और भी, मतलब आप लोग में से कुछ लोग परेशानी होती है। इसलिए सबसे अच्छा क्या होता है कि मैं चैट बॉक्स को बंद ही कर दूँ, देखूँ ही ना कि क्या आप बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, जो दिक्कत होगी बाद में देखा जाएगा। यह भी तो किया जा सकता है। मैं चैट को ओपन ही ना करूँ, सबसे अच्छा तो यही रहेगा। ना मैं ओपन करूँगा, ना ऐसे कुछ बातों को झेलना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा वही रहेगा। आप लोग भी कहते हैं चैट मत देखिए, बड़ा डिस्टर्ब होता है। आपकी एक हरकत की वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ तो ग्रो करना पड़ेगा ना, जब हम बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा। अपना जो दिमाग की तंतु है ना, उसको खोलिए, उसको झकझोड़िए, तब जाकर के कुछ बातें उसमें जाएगी, नहीं तो ऐसे ही चलता रहे। चलिए, बाय एंड टेक केयर।